नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के वीडियो में हम आपके एमपी बोर्ड 12th इंग्लिश के डू एस डायरेक्टेड जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आपके 20 डू एस डायरेक्टेड यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है, कहीं पैसिव वाइज तो कहीं आपको कंबाइन करना है, तो कहीं कुछ इस तरीके से आपको उसमें बताया गया है। आप अपने क्वेश्चन नंबर 9 डू एस डायरेक्टेड का ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पावर पॉइंट में बड़े तरीके से प्रेजेंटेशन समझाऊँगा कि किस तरीके से आपके सॉल्यूशन आएंगे। और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हमने आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बैंक के कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन 9 को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला आपका उसमें क्वेश्चन आता है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को हाउ मच से स्टार्ट करना है, यानी इसका प्रश्न बनाना है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस है, आप देख लीजिए। हम इन सभी को प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन आपका। आई नो द बॉय। इसके बाद आपका अगला है, ही इज़ माई ब्रदर। और इसका जो सेकंड पार्ट, ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, इसको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लास के साथ में। फोर्थ नंबर का आपका है, ही इज़ सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, इसको आपको रिराइट करना है टू के साथ। और ये आपका क्वेश्चन बैंक का पार्ट 3 है। जैसे मैंने पहले बोला है कि 1 और 2 पहले से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम आपके 10 डू एस डायरेक्टेड कंप्लीट करेंगे और 10 अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपकी पूरी ग्रामर की तैयारी हम चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच। यहाँ पर कहा गया है कि इस क्वेश्चन को आपको हाउ मच से स्टार्ट करना है। हाउ मच का मतलब होता है कितना, मतलब आपको कितना से स्टार्ट करना है। तो इसका अर्थ देखिए, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। अब ये बोल रहा है कि इसका प्रश्न बनाइए जिसमें ये शब्द होना चाहिए कितना। तो जब हम कितना इसमें लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा हिंदी में कि उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया। दिया, किया, लिया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट है आपका, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डिड। तो यहाँ पर जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे जैसा कि इसने कहा है, तो हाउ मच को पहले लगाएंगे, क्योंकि जो भी WH वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जब आप इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो आपका क्यों, कब, कितना, कैसे, ये सब जब सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कि हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, इसको जब हिंदी में बोलेंगे उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया, प्रश्न बनाएंगे तो उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया, तो कितना कहाँ आया है, सेंटर में। तो उस कितना के लिए जो हाउ मच आएगा वो कहाँ आएगा, वो स्टार्टिंग में आएगा। और हाउ मच के बाद में हमेशा नाउन आती है, तो आपका ऑब्जेक्ट या जो नाउन है वो है द गोल्ड। हाउ मच द गोल्ड। अब पहले मैं बोल चुका कि पास्ट इंडेफिनेट का है, तो इसकी हेल्पिंग अब क्या आ जाएगी, डिड। हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, हिज ब्रदर सेल, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया। हमें ऐसा ही बनाना था जो कि हम बना चुके हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया। आप इसका आंसर देखिए, यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ये इस तरीका बन जाएगा। इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखिए, आई नो द बॉय। इस आपको क्या करना है, इसमें इसका वॉइस चेंज करना है, यानी ये एक्टिव वॉइस में आपको उसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। इसके पहले एक और काम करते हैं, सबसे पहले हम टेंस का पहचान करते हैं। मैं लड़के को जानता हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। और जब हम इसका वॉइस चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग आपको लेगा, और आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपका ऑब्जेक्ट द बॉय है, एक वचन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा इज, द बॉय इज। उसके बाद जो आपकी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हो जाएगा आपका नो, न्यू और नोन, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। अब हमेशा आप क्या करते हैं कि जब भी आप सब्जेक्टिव रूप को बाद में लिखते हैं तो बाय के साथ लिखते हैं, बाय मी आएगा, क्या हो जाएगा, मी। लेकिन यहाँ पर बाय नहीं आएगा, नोन टू में आएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ वर्ब होती है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर चलती है कि उनके बाद वही प्रीपोजिशन आना है। किसी के बाद ऑफ आता है, किसी के बाद फ्रॉम आता है, उनके बाद हमेशा वही प्रीपोजिशन आएगी। इस तरीके से नोन के बाद हमेशा टू ही प्रीपोजिशन आएगी, इसलिए हम यहाँ पर बाय नहीं लगाते हैं। क्लियर है। और जो भी यहाँ पर रहती है वर्ब उसके बाद हम बाय से लगाते हैं, क्योंकि वो बाय के साथ सूटेबल हो जाती है। तो द बॉय इज नोन टू मी, ये देखिए आप इसका आंसर, द बॉय इज नोन टू मी। आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती, देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि सर ये आपने गलत बताया। देन मैं आपको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और भी अच्छे तरीके से। अगला है आपका थर्ड नंबर का, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, उसने या फिर वह लाल शर्ट पहने हुए हैं। कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लास, इसको रिलेटिव क्लास के द्वारा जोड़ना है।
क्लास में कुछ लेटर्स आप देख लीजिए, हुज है, हु है, हुम है, इनके द्वारा हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो क्लास हो जाती है। कभी डिटेल में इस कोई सा वीडियो लेकर आएंगे तो समझाएंगे कि आखिर क्लास होता क्या है। हर एक सेंटेंस क्लास हो सकता है लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता, ये सब हम समझेंगे उसमें। लेकिन पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिए, वह मेरा भाई है और वह जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि वह मेरा भाई है जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि वह जो, या फिर वह जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है मेरा भाई है। हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक बार और सुनना। वह मेरा भाई है जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, पहला। और अगला रहेगा जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है वो मेरा भाई है ना। या फिर वो जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है मेरा भाई है, इस तरीके से बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको दो तरीके से बना पाएंगे। पहला रहेगा आपका ही इज़ माई ब्रदर हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, यानी पूरा सेंटेंस, उसके बाद में हु आएगा, हु जो लाल शर्ट पहने हुए, हु इज, ही एक बार आ चुका है, ही इज़ माई ब्रदर हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट। तो ये तो हो गया, आपका बन गया। एक और तरीका है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। ही, वह जो, जैसा हम हिंदी में बोलेंगे वैसा हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ही हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। ही हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। इस तरीके से हम रिलेटिव क्लास का उपयोग करके इनको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर मैंने एक ही प्रोवाइड किया, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, ये भी बनता है इसका। तो कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए जो कहना चाह रहा है। अगला है 4th नंबर का, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ पर भी एक क्लास के ही सेंटेंस है जिनमें हमें कंबाइन करना है टू से। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी ये सो रहता है तो सो की जगह आपको ये वाला टू लगाना है और डेट की जगह आपको ये छोटा वाला टू लगाना है, और फिर हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन जब ये टू यहाँ डेट की जगह पर लगता है छोटा वाला, तब ये इसके बाद आने वाले ही कैन नॉट या सी कैन नॉट या फिर इट कैन नॉट, इसको हटाना पड़ता है हमें। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि टू जब यहाँ पर लगता है डेट की जगह पर, तो ये अपने आप में ऐसा मीनिंग देगा कि बात नकारात्मक की गई है। तो जब हम नकारात्मक चीज़ पहले से लगा रहे हैं तो हम फिर बाद में ही कैन नॉट क्यों लगाएंगे। बात समझ में आई। बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सो और डेट की जगह हमें लगाना है टू, यानी कि इस सो की जगह हम लगाएंगे ये वाला टू और डेट की जगह हम लगाएंगे टू। लेकिन टू लगाते ही हम ही कैन नॉट को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव में ही अर्थ देगा, नकारात्मक ही अर्थ देगा, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तो इसको हम बनाते हैं, और जब वापस हम टू के बाद में सो दैट लगाएंगे तो वापस हम ही कैन नॉट को उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये रिप्लेस करते हैं जब हम सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका बनेगा ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू, सो की जगह क्या लगा दिया हमने, टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अर्थ इसका यही होगा क्योंकि ये टू यहाँ पर नेगेटिविटी को दर्शाता है और इसीलिए हमने ही कैन नॉट को यहाँ से हटा दिया है। अब जब हम वापस इसमें सो दैट लगाएंगे तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इस तरीके से हो जाएगा। ये आप देखें यहाँ पर ही इज़ टू वीक टू वॉक, इस तरीके से इसका बन जाएगा। अगला देखिए, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। यहाँ पर बच्चा जो है वो दूध के लिए चिल्लाया। यहाँ पर क्राइड फॉर मिल्क, हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, है ना, अदर वर्ड सब कुछ हमें इसमें मिल गया। हमें इससे मतलब नहीं है कौन से सेंटेंस का है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग आपको याद होना चाहिए, वो वाज वर होती है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं। द चाइल्ड जो है एक बच्चा है तो इसके साथ आपका क्या आएगा, वाज आएगा, द चाइल्ड वाज। उसके बाद आप जानते हैं कि जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं या किसी भी कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। तो यहाँ पर आपकी वर्ब क्या है, क्राई, CRY आपकी क्या है वर्ब, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। तो ये कैसा बन जाएगा, द चाइल्ड वाज, देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, इस तरीके से इसका सेंटेंस का आंसर रहेगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। क्लियर है, ये इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और चीज़ें समझ में आ रही है तो, और यदि आप इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।
अगला है आपका ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। आपको क्या करना है, ये दो सेंटेंस है अलग अलग, ऊपर नीचे भी लिख के दे सकता है, जरूरी नहीं कि साथ में दे। इस तरीके से कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन के साथ आपको जोड़ना है। तो नो सूनर देन एज सून एज की जगह हम लगाते हैं, वो डायरेक्ट सेंटेंस में भी लगाते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस में हम एज सून एज भी लगाते हैं और नो सूनर देन भी लगाते हैं। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कहाँ क्या लगाते हैं, हमें ये समझना है कि नो सूनर देन जब लगता है तो क्या होता है। तो नो सूनर देन जब भी हम आगे लगाते हैं, ये सेंटेंस के आगे लगता है ये वाला पार्ट नो सूनर। उसके बाद जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है ही गेट्स सैलरी, इसका हमें टेंस पहचानना होता है और इसकी वर्ब को आपको आगे लिखना होता है। कौन सी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को। तो ही गेट्स सैलरी, इसका मतलब इसमें एस या ई एस लगा है वर्ब के साथ में, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। एक वचन के साथ डज लगेगा तो ही नो सूनर डज आ जाएगा। डज ही गेट सैलरी, क्या करना है, नो सूनर लगाना है, उसके बाद टेंस को पहचानना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड आ जाएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए हमने डज लगा दिया। अगर यहाँ पर आई होता तो हम यहाँ पर डू लगाते इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, ये फुल स्टॉप है, इसको हटाना है। सैलरी के बाद आपको लगाना है देन। उसके बाद ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, पूरा आपको ऐसा ही लिख देना है जैसा आपका सेंटेंस है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, पूरा वैसा कैसा ही आपका सेंटेंस आ जाएगा। तो ये आप इसका आंसर देखिए, नो सूनर हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। डज ही गेट सैलरी, ए से ये हट जाएगा क्योंकि हमने इसको हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ कर लिया। जब हम ऐसा करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं तो हम वर्ब में ए से एस हटा देते हैं। देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, क्लियर है। चलिए देन यहाँ लगा दिया हमने, इस तरीके से ये आपके सेंटेंस बनेंगे। अगला है राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड। यहाँ पर कहा गया है कि अरेंज द जम्बल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन सभी जम्बल यानी जो आगे पीछे उल्टे सुल्टे क्रम में जो शब्दों को दिया गया है, इनको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में जमाना है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते होंगे, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आता है, अदर वर्ड आता है। तो हम सब्जेक्ट यहाँ देखिए राजू में कैपिटल भी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले तो राजू आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं, यहाँ पर आपकी मॉडल वर्ब है राजू कैन। उसके बाद वर्ब आपकी राइट ना। अब आइदर विथ हैंड या विथ आइदर हैंड ऐसा आपको सोचने में आता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट विथ आइदर हैंड, विथ आइदर, या फिर आपको इधर भी बोलते होंगे आप इसको, दोनों ही सही है। राजू कैन राइट विथ इधर हैंड, यानी कि राजू दोनों हाथों से लिख सकता है। वैसे आइदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, या फिर इन दोनों में से एक। तो यदि हम इधर को विथ के पहले लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा राजू या तो हाथ से लिख सकता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। हमें इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसलिए इसका जो सही रहेगा वो रहेगा राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, यानी कि राजू दोनों हाथों से लिख सकता है। अब इसका सही अर्थ निकल रहा है। अगला ही मैक्स टी, इसको आपको क्या करना है, इसका वॉइस चेंज करना है। तो पहले सेंटेंस को पहचानेंगे, मैक्स ए से एस लगा, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। और जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो अगले टेंस की वर्ब को उपयोग में लाते हैं। तो अगला टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। लेकिन हमें तो मतलब है किससे, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वॉइस चेंज करना है तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। इसके बाद इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो टी एक वचन है तो इज आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर वॉइस चेंज कर रहे हैं ना कि कंटिन्यूस टेंस में बदल रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा टी इज़ मेक्ड, ये हो जाएगा टी इज़ मेड, मेक मेड मेड, मेक्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टी इज मेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मेक की, मेड बाय हिम, बस हो गया। हमने वहाँ पर नोन के बाद यहाँ पर टू उपयोग किया था क्योंकि वो वाली जो वर्ब है नो, वो अपने बाद टू प्रीपोजिशन को लेती है, मेक अपने साथ बाय को ले सकता है, तो हमने ऐसा लिख दिया। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, ये देखिए टी इज़ मेड बाय हिम। अगला है आपका एज सून एज ही क्लोज हिज आई, जैसे ही वो अपनी आँख को बंद करता है द टेलीफोन रिंग, तो टेलीफोन बज जाता है, रिंग मतलब बज जाता है, तुरंत बजा, ठीक। यहाँ पर नो सूनर देन जैसे हमने पहले ऐड किया है वैसे ही ऐड करना है, आपको एज सून एज देखकर नहीं घबराना है। यहाँ पर सिर्फ होता ये है कि आपका जो नो सूनर है वो एज सून एज के यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर नो सूनर लगा दिया सेंटेंस के आगे, और नो सूनर है तो इसका मतलब वो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएगा, और जहाँ पर कोमा है या फिर फुल स्टॉप है वहाँ पर हम देन लगा देंगे। तो किस तरीके से हो जाएगा ये, नो सूनर, ठीक है। अब यहाँ बीच में डॉट डॉट है, आप देन एक साथ मत लगा देना, ए सून एज एक साथ आता है
और नो सूनर में बीच में आपको डॉट दिख रहे हैं, मतलब इसके बीच में कोई सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ही क्लोज्ड हिज आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और ये आपका पास्ट इंडेफिनेट का है, और यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। इससे हम पता चल जाता है कि पास्ट इंडेफिनेट का है। अगर नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब कुछ ना कुछ आती है ना इसमें, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के बाद डिड ही क्लोज। अब क्या हो जाएगी, वर्ब अपने मूल रूप में आ जाएगी। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आई, और फिर आई के बाद क्या हो जाएगा, हिज आइज़ के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन द टेलीफोन रिंग। ये ऐसा कैसा ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज़ देन द टेलीफोन रिंग। क्या किया हमने, अल्पविराम की जगह यानी कोमा की जगह हमने देन लगा दिया, नो सूनर लगा दिया, और सेंटेंस को पहचान कर उसकी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिख दिया और बन गया। वैसा ही हमने ऊपर 6 नंबर वाले सेंटेंस में किया था। अब अंतिम सेंटेंस पर आते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर आपको इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है। कहना ये चाहता है कि इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो जब भी आपको चेंज करना होता है सेंटेंस, तो हमें इस सेंटेंस से ये मतलब नहीं रहता है कि कौन से में दिया हुआ है, उसका कोई काम ही नहीं है। हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें वर्ब चाहिए होती है, और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, दे है, और दे मतलब ये बहुवचन वाला सब्जेक्ट है। और आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो हम नहीं लगाएंगे कुछ भी। उसके बाद आपकी यहाँ पर आ जाएगी वर्ब, यहाँ पर एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वाली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाली वर्ब आती है, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। इसलिए हम ही सीट नेम के साथ तो प्लेज लगा कर देते, लेकिन दे वी आई के साथ हमने प्ले लिखा तो प्ले ही लिखा रहेगा, प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, फुल स्टॉप लगाना मैं भूल गया हूँ, तो आप सभी यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। ये ज़रूरी है, जब भी आप ग्रामेटिकली के सेंटेंस को चेंज करते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क, ग्रामर वाले, इन सभी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा, यानी कि इस वाले का पार्ट 2, लेकिन वो रहेगा आपका पार्ट 4, क्योंकि ये हमारा पार्ट 3 था, है ना। तो उसमें बाकी के 10 आपके डुएट डायरेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट ग्रामर हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपकी जितनी भी एमपी बोर्ड की ग्रामर है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि आपकी कोई बात हो, कोई सवाल हो, या जो भी आपके मन की बात हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।